प्राचीन भारत का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है। 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा है, जो प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है चावल के भूसी के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो आप बता देंगे कोल्डिहवा में, ऐसा माना जाता है। निम्नलिखित में से, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 4, इसका व्याख्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का, हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। पैर से चालित, देखिए हाथ से चालित नहीं, पैर से चालित। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग, जब परिपक्व हड़प्पा आया उस टाइम के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाता था। प्रारंभिक में, ये देखिए, प्रारंभिक में पैर से और परिपक्व हड़प्पा में हाथ से चालित। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। इनकी 2 श्रेणियाँ थी। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन, दूसरे चित्रित, जिसे मृदभांड कहा जाता है। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ले लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्सों में काले रंग। ये भी पूछ सकता है कि ऊपरी हिस्से में किस रंग की, तो लाल रंग की, निचले हिस्से में तो काले रंग की पुताई कर दी जाती थी। रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो यह आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के विज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 BC से 600 BC का कालखंड आदि ऐतिहासिक काल माना जाता है। सिंधु सभ्यता थी, वो आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो यह पक्की ईंटों से बनी इमारत जो थी, इसकी प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते हैं। पक्की ईंटों से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसमें जिप्सम और मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल। हड़प्पी नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में जो है वो लोथल है। निम्नलिखित में से
किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो टेराकोटा का हल जो है वो बनावली से प्राप्त हुआ है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? कालीबंगा से मिला है। आइए व्याख्या देखते हैं। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल के से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमान जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की ईंट की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो R.D. बनर्जी थे, ये भी थे, K.N. दीक्षित भी थे और देखिए MS वत्स भी थे। इसका मतलब ये नहीं थे, तो हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। वर्ष 2021 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 2627 से 3334 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 22 में राखलदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। उनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान भी थे, जिनमें NK दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, R.L. स्टीन, A. घोष, J.P. जोशी आदि ने भी सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि B.A. स्मिथ हड़प्पाकालीन सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारत-विद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 11। बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगजकोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नक्षत्र देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। 10 राजाओं का युद्ध। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 12 जो है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो यह है परुशली नदी के तट पर। 10 राज्य युद्ध। 10 राजाओं का युद्ध परुशली नदी वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दुह, यदु, पुरु, दुर्वसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 9वां मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का प्रमुख पेय था, जिसे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो डी सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक ने भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादित किया। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ व्याकृत क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की NCERT बुक में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व
घृत है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्मतिथि अपनी पुस्तक में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। महावीर स्वामी की सही जन्मतिथि जो है कि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर जो स्वामी थे वो महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में NCERT के नवीन संस्करण में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञाकृत क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन थे? जो जमाली था वो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। जमाली महावीर स्वामी का दामाद था। तो महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय वंश के सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ। उनकी पत्नी का नाम यशोदा, उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उसी पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुतरवाद नामक एक नए संप्रदाय की शुरुआत की। 11 अन्य प्रधान शिष्य, जिन्हें गणधर कहा गया, निम्न प्रकार थे। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तीनों भाई थे। आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, अकंपित और अचल, मैत्रेय तथा प्रभास। टोटल 11। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन धर्म कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन धर्म जो है 14 पूर्व है। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन धर्म? 12 उपांग, 14 पूर्व उपपूर्व, 12 अंग, ये सब गलत है। 14 पूर्व जो दिया हुआ है वही राइट है। 14 पूर्व प्राचीनतम ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे, तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व के विषय के जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो यह सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान में सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख सुख के कारणों, दुख का अंत, उनके समाधान से संबंधित है। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो वो कुशीनगर में हुआ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगीर, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे पहले बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सुकर मदव खाने को दिया, इससे उन्हें
रक्ततिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 23 क्वेश्चन। 23वां देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो यह बौद्ध धर्म की है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बिना पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक। बिना पिटक का अर्थ है संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के वचन हैं। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत हैं। 24 में है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से कि हिंदू धर्म से या जैन धर्म से या ईसाई धर्म से? तो इसका आंसर हो गया जैन धर्म से। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधक बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में सामान्य नहीं है? आत्मदहन, जो आत्मदहन है वो दोनों में समान नहीं है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। मध्यम मार्ग का वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं कायाकल्प में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, 25 क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम 26 से लेकर के 50 तक का करेंगे। आज 25 क्वेश्चन तक ही। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगला 26 क्वेश्चन से लेकर 50 तक करेंगे। इसी तरीके से धीरे धीरे इस बुक को पूरा आप तक हम पहुंचाएंगे।